जो लेग। जी जी यास्मीन, आप बता रहे थे। जी जी मैडम। अच्छा, उसमें क्या था? मैडम डीवीटी का पेशेंट था ना, फिर उन्होंने जो है उसकी कैसे आप डायग्नोज करोगे, हिस्ट्री में क्या पॉइंट्स पूछोगे और फिर मैनेज कैसे करोगे, इन्वॉल्वमेंट किस किस की होगी, तो ऐसे पूछा था। और उसके हम्म। अलावा पोस्ट थ्रोम्बोटिक जो एक लेग में। हेलो। हाँ हाँ, बताते जाओ। जी जी मैडम। बस यही मुझे याद आ रहे हैं कि उसने जो पोस्ट को पॉडकास्ट रखा था ना उस टाइम, वो मैंने सुना था। अभी हम्म। तो मुझे वो प्रॉपरली याद भी नहीं है सिनेरियो। ठीक है, ठीक है। और किसी ने कोई बात ऐड करनी है, सो वी कैन स्टार्ट। हम्म। अच्छा देखो, एक तो छोटी सी बातें, अभी जैसे यास्मीन ने हमें बताया है कि किस तरीके से एक दफा आया हुआ सिनेरियो, ये बड़ा ही थ्योरेटिकल स्टेशन है। ये केस सिनेरियो के तौर पे भी आ सकता है, इवन रोल प्लेयर भी हो सकता है इसके अंदर स्ट्रक्चर डिस्कशन भी हो सकती है। इसके अंदर कंप्लीटली थ्योरेटिकल भी आ सकता है कि कोई सिनेरियो दे दिया जाए और उस पर डिस्कशन सिर्फ एग्जामिनर से हो। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मिलता जुलता है एचआरटी से, या फिर आप कह लो इन अ सेंस के जिस तरीके से यानी इसमें आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लिनिकल से ज्यादा थ्योरी, थोड़ी सी इसमें रट्टे वाले टेबल्स भी हैं, वो आप लोगों ने बस किसी तरह याद करने हैं, जैसे कि डोजेज है, रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी स्कोरिंग है, यू नीड टू नो। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई केस सिनेरियो भी आ जाता है तो उस पेशेंट से रिलेट करके उसके रिस्क फैक्टर्स के बाद स्कोरिंग, so that you should know exactly कि whether she needs treatment, she's a case for the therapeutic or prophylactic, and if prophylactic तो उसमें कब से स्टार्ट करनी है, कब तक लेके जानी है, और पोस्ट पोस्ट पार्टम या आफ्टर प्रेगनेंसी भी कब तक चलनी है, आफ्टर डिलीवरी कब तक चलनी है, यहाँ तक कि उसमें कई दफा एपिड्यूरल कब लगना है, कब नहीं लगना। ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बस याद करके चाहे अपने छोटे से नोट्स बना के एक साइड पे रख लें, वो 4 पेजेस के, वही हर दफा रिवाइज करके चले जाएं, इट विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन इसके नो डाउट रिस्क फैक्टर्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो याद होने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि if a patient is sitting in front of you, and you should know the risk factors and you should know how to do scoring in this type of patient, और स्कोरिंग होगी तो पता चलेगा ना कि हाई रिस्क, इंटरमीडिएट या लो रिस्क पेशेंट है। सो वो फिर आपको याद होना चाहिए, जो जैसे कि गाइडलाइन के एंड पे टेबल्स बने हुए हैं। एंड देन इफ पेशेंट इज देयर हु हैज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लाइक हु हैज डेवलप्ड डीवीटी, तो फिर क्या करना है। और अगर सिर्फ कोई आपको जैसे स्किल डेमो सी आ जाती है कह लो, या फिर आपको एक सिनेरियो ही आ जाता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, विच इज अ वेरी रेयर थिंग के एग्जाम में इस तरह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ही आ जाए, तो फिर आपको सॉरी वो भी आना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि एक्सटेंडेड टॉक्स हैं, तो फिर कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट भी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, विच वी डोंट नॉर्मली यूज हमारी प्रैक्टिस में, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का बड़ा ही कम रोल है। बट थोड़ा सा उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, उसकी डोजेस, उसको कब देना है, क्यों देना है, किस पेशेंट में देना है, किस में बंद करना है, डिलीवरी से कितनी देर पहले, डिलीवरी के कितनी देर बाद शुरू करना है, देन व्हाई शुड यू नो द यूज ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, की किस तरह से आपके लिए एक तरह से जिसे कहते हैं ना रेस्क्यूअर के तौर पे यूज हो सकता है। लो मोलिकुलर हेपरिन आप उस वक्त नहीं दे सकते। तो ये 2-3 चीजें इसको आपने याद कर लेना है। मैंने एक छोटा सा थेरोवा स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। उससे पहले किसी ने कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, आप कर लो, मैम ताकि जो फिर हम थेरापेटिक होता है हेपरीन का, कॉमनली हम अगर एग्जाम में बताएं तो वो आउटसाइड द प्रेगनेंसी 1 मिलीग्राम है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वन हाँ, पॉइंट फाइव मिलीग्राम ऐसे ही है ना? ये आप पर डोज की बात kg। कर रहे हो? जी जी मैम। थ्योरापेटिक डोज अगर मैं डीवीटी या एम्बोलिज्म हो जाती है तो। इसके जो टेबल बना हुआ ना गाइडलाइन में, वेट के हिसाब से, कि 50 है, लेस देन 50 mg, 50 से 90 mg ये थेरापी, ये प्रोफाइलेक्टिक की है। और जो थेराप्यूटिक है वो 50 से 69 mg, 69 kg वेट में कितना देना है, वो आप बिल्कुल वो टेबल याद करो। ये 1 mg वाला आप ठीक कह रहे हो कि वी यूज टू मल्टीप्लाई इट विद द वेट एंड देन वी यूज टू गिव गिव इट, लेकिन जो आपका है ना, वो क्या कहते हैं, जो आपकी गाइडलाइन है, उसके अंदर इट इज नॉट लाइक दैट ना।
उसके अंदर उन्होंने वेट के साथ यूनिट्स दिए हुए हैं कि अगर वो एनॉक्साप्रिन विच इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, उसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज अलग है, थेराप्यूटिक अलग है। उसमें उन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ है, वेट का एक कॉलम बनाया हुआ है कि आपने डोज कितनी देनी है, और ऑब्वियसली प्रोफाइलेक्टिक इज नॉर्मली इन ओडी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि लेस देन 50 kg वजन है तो फिर आप उसके अंदर 40 mg दोगे नॉक्साप्रिन। अगर वो 50 से फॉर एग्जांपल 69 kg है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। फिर जो रफली है 1 मिलीग्राम पर केजी या 1.5 मिलीग्राम पर केजी, वो वाला नहीं बोलेंगे एग्जाम में? क्योंकि वो भी गाइडलाइन में ही शायद लिखा हुआ है, मुझे वहीं से पढ़ा नहीं, हुआ है। शायद वाली बात नहीं है। जो आपकी ग्रीन टॉप मैम, गाइडलाइन है ना, आप प्लीज उसमें से याद करो, वो ना बोलो जो आप कह रहे हो, क्योंकि उसके अंदर यू शुड नॉट ओनली नो एनॉक्साप्रिन, आपके अंदर ऑल आपके पास और भी टाइप्स ऑफ इंसुलिन है, ऑल्दो वी यूज एनॉक्साप्रिन मोस्टली, बट देयर आर अदर इंसुलिन आल्सो सच एज डेल्टा पेरिन एक्सेट्रा, जिसकी डोजेस अलग है। आपको वो टेबल याद करना करके ही जाना होगा। हमारे कंट्री में वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज नॉट दैट कॉमन एज इट इज इन वेस्ट, बट इसलिए वेस्ट में तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई डोज ना पता हो, या आपको उसकी मॉनिटरिंग का वो सारा। लेकिन अगर एग्जाम में ये स्टेशन आ जाता है, तो आप ठीक कह रहे हो, मोर और लेस डोज उसी तरह ही बनती है। देखो 50 है, लेस देन 50 mg में अगर 40 लेस देन 50 kg में अगर 40 mg यूनिट्स बन रहे हैं, तो इट्स मोर लेस द सेम। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बात करो, तो एग्जैक्ट के अंदर अगर 50 से 69 kg के अंदर और डोज है, 70 से इसी तरह 89 के, इस तरीके से डोज बढ़ती जाएगी। आप वो टेबल ही याद करो। जी, अफरोज ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम इसका सिनेरियो रोल प्लेयर का आया था, हाँ, ठीक है। और मैम उसमें देखो था, बात ये, जी आप बताएं। जी अफरोज। जो मैम उसमें था ग्रेविडा 3 पैरा 2 प्रीवियस 2 सी सेक्शन। हम्म, वो आई थी विद द कंप्लेन ऑफ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग्स। फिर वो उससे पूरी हिस्ट्री लेनी थी, और फिर बीच में क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो थी 32 वीक्स पर, कि आप उसको एडमिट कब हम्म, करोगी, उसको छोड़ोगी कब, और प्लेन। अब वो डिस्चार्ज कर लिया उसको, उसका फिर एंड में उन्होंने बताया था कि उसको डीवीटी मतलब कुछ भी नहीं था, उसको पेनफुल था। तो अब उसको कब छोड़ेंगी आप, कब उसको एडमिट करेंगी, फिर उसको कब प्लान करेंगी डिलीवरीज की, पूरा वो मैम वो बिल्कुल। पूछ रही थी। दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो। इस किस्म का भी ही सिनेरियो अगर आप प्रैक्टिकली बात करो, तो इस किस्म का ही सिनेरियो आएगा। उसके अंदर बार बार मैं बताऊंगी, यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट अनलेस आपने दो चार टेबल याद ना किए हो अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन पूरी की पूरी दो गाइडलाइंस है एक्चुअली, यही 37A और 37B जो इसकी गाइडलाइंस है ग्रीन टॉप की। उसके अंदर पूरा का पूरे गाइडलाइन करना और उसको पूरा याद कर लेना तो भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो जाहिर बात है, अगर आप MRCOG का एग्जाम दो, फिर तो आपको वो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। उसमें तो में से तो आई नो मतलब बहुत ज्यादा आपके MCQs आते हैं। लेकिन अगर हमारे इधर आपने कुछ टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद करने हैं, मैं आपके साथ दो चार मेरी स्क्रीन शेयरिंग की है, मैंने थोड़ा सा समराइज भी करने की कोशिश की है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बस उतना याद कर लो और डोजेस वाला टेबल याद कर लो, तो आप एटलीस्ट हमारी ऑस्की के हर स्टेशन जो कि डीबीटी या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से रिलेटेड हो सकता है, वो आप गुजार लोगे। बट यू हैव टू मेमोराइज इट वेरी थरली। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको मेमोराइज नहीं करोगे, तो आप वहाँ एग्जाम में कॉन्फिडेंटली नहीं, आप फिर देखो हवाओं में हम कह सकते हैं कि यस आई विल स्टार्ट हर विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, मे बी द थेरापेटिक डोज ऑफ द और द प्रोफाइलेक्टिक डोज। लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपको स्कोरिंग पता होनी चाहिए। ये आपको बार 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 इट्स डिफिकल्ट टू मेमोराइज देम। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, जब तक रट्टा नहीं मार लोगे, जैसे अभी एक डॉक्टर ने कहा भी कि अगर हम 1 mg पर केजी के हिसाब से ही डोज याद कर लें, तो इट्स वेरी इजी। इट इज इजी नॉर्मली, प्रैक्टिकली अगर हम राउंड करें और क्विकली हमने डोज का करना हो, हम कर भी देते हैं, बट एग्जैक्ट डोज और उसको उसका एग्जैक्ट रेफरेंस हो तो वो बहुत बेहतर है। ये दो तीन फ्लो शीट्स गाइडलाइन में भी दी हुई है, मैंने वहीं से लेके इधर रखी है। थोड़ा सा उसमें आपने डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्विकली इसको थोड़ा सा समराइज जैसे कहते हैं ना करने की कोशिश कर देती हूँ, ताकि आप वो कर सको इसको थोड़ा सा।
रिलेट कर सको पेशेंट के साथ। इसके अंदर देखो हाई रिस्क, इंटरमीडिएट और लो रिस्क, बार बार मैं कहूंगी। देखो ऑप्स के अंदर आपने दो तीन चीजें, हम 15-20 मिनट इस पे करेंगे, उसके बाद बेशक वॉलंटियर करके हम इसका एक केस भी कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी ने वॉलंटियर करना हो। अ, एक दो चीजें मैं सिर्फ आपको क्लियर करना चाह रही हूँ पहले 15 मिनट में क्लास के, ताकि इस टॉपिक को आप एग्जाम में उसी तरह कवर करो। इसके अंदर आपने, जैसे कि अभी डॉक्टर ने हमें बताया सिनेरियो, एक तो कैटेगराइज करना है कि पेशेंट हाई रिस्क, इंटरमीडिएट, लो रिस्क। क्यों ये कैटेगराइज करना है? बिकॉज एंटीनेटली वी नीड टू नो कि हमने उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है, या हमने 28 वीक्स ऑनवर्ड्स देनी है एंटीनेटली। पोस्ट नेटली हमने ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमने पेशेंट को डिलीवरी के 6 हफ्ते तक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जारी रखनी है, या हमने उसको सिर्फ पहले 10 दिन देनी है, राइट? ये तब तक हम एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो सारे। सॉरी, ये इससे ना ऐसे म्यूट नहीं होगा। रेशमा प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, थैंक यू। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू के इस तरीके से, ठीक है। पोस्ट नेटली आपने इसलिए क्योंकि यू नीड टू नो कि आपने 6 वीक्स तक देनी है या आपने 10 डेज तक। इवन प्रैक्टिकली असल लाइफ में भी, क्लिनिकली, यू कैन नॉट जस्ट गिव हेपरिन हैप्पैजिडली कि एक पेशेंट है और आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हो, या आपने कह दिया कि चलो जी इसका तो बिकॉज इसका BMI 45 kg/m², इट्स मोर देन 40, तो लेट्स गिव हर हेपरिन फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ऐसा तो नहीं है, वो तो इंटरमीडिएट रिस्क में आ रही है। तो जब तक आपको एग्जैक्टली स्कोरिंग और हाई, इंटरमीडिएट और लो रिस्क का नहीं आइडिया होगा, तब तक आप उसको हैप्पैजिडली, एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं सवाल पैदा होता कि आप उसको गलत करो। एक तो एग्जामिनर के पास की भी बनी होगी, दूसरा ये कि वो आपकी अप्रोच ही समझ जाएंगे कि आप जैसे अभी किसी ने कहा कि 1 mg/kg के हिसाब से अगर हम कर दें, तो वो फिर लगेगा कि आप ठीक है, एक आप, यू मे नॉट बी रॉन्ग, बट आप उसको एक अंदाजे से बस कर रहे हो, राइट? आपने उसको ठीक तरीके से लेके चलना है इस वाले पेशेंट को, क्योंकि दिस कैन ऑल्सो लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे एम्बोलिज्म हो सकता है, और अगर कम डोज दे दो या कम उसको मैनेज कर दो, तो इट कैन लीड टू अगेन वही मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर हाई, अब आप, एवरी वर्ड हियर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छी तरह याद कर लें, सारी जिंदगी की आसानी रहेगी। अगर हाई रिस्क है, एक पेशेंट जिसके अंदर कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का अटैक हो चुका है, विच इज नॉट रिलेटेड टू मेजर सर्जरी, मेजर सर्जरी के बाद वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना बॉडी पे स्ट्रेस के बाद होने वाली बात है। किसी का बैठे बैठाए हो जाना इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। डेफिनेटली वो कोई थ्रोम्बोफीलिया की पेशेंट है, ऑल्दो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रोम्बोफीलिया के टेस्ट करा नहीं सकते, ना ही एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट करने से पहले थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीनिंग indicated है antenatally. So if a patient is there with a history of venous thromboembolism event without any major surgery, वो she is in high risk. High risk का मतलब ये है कि आप उसको right away antenatally prophylaxis start कर दो low molecular weight heparin की, right? फिर इसी तरह इंटरमीडिएट रिस्क के कुछ फैक्टर्स हैं। इंटरमीडिएट रिस्क में अगेन यू कैन स्टार्ट राइट अवे, या फिर आप उसको लेटर ऑन भी स्टार्ट कर सकते हो। 28, वो फिर स्कोरिंग है, वो मैं अगले आपको स्लाइड में दिखाऊंगी कि वो कैसे डिसाइड करना है कि अभी स्टार्ट करना है 28 वीक्स पे या फिर कब तक। और इसी तरह हॉस्पिटल, ये प्लीज ये हर चीज को डिटेल में देख लो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू जस्ट रीड देम आउट, ये अब आपको याद करने हैं। इसी तरह ये वाले इसके जो लो रिस्क वाले हैं, जिसमें 4 और मोर रिस्क फैक्टर मिल जाए तो वो ऑलमोस्ट हाई रिस्क ही बन जाता है। जिसमें 3 हो तो वो 28 वीक्स ऑनवर्ड्स वाला हो जाता है, और जिसके अंदर कोई भी नहीं है या फिर 2 रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो एक तरह से लो रिस्क है, लेकिन हर एक में हम मोबिलाइजेशन और हाइड्रेशन की एडवाइस करते हैं। इसी तरह पोस्ट नेटली के हाई रिस्क, आपने प्लीज ये फ्लो शीट कह लो या इसको जो भी आप कहते हो, यू हैव टू मेमोराइज इट थरोली, वरना फिर ये है कि मसला हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप इसी तरह याद कर लो। ओके। हम्म। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से करना है। इसको इसलिए करना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर ये जो शुरू वाला बॉक्स है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो सारी स्कोरिंग है, जिसके आगे ये स्कोर्स हैं, एक्चुअली ये वही रिस्क फैक्टर हैं जो पिछली फ्लो शीट में हमने की है, ठीक है?
इसके अंदर ये जो 4 3 3 3 1 1 2 2 जो रिस्क फैक्टर्स जो स्कोरिंग दी हुई है, इन सबको ऐड करके जो स्कोर बनेगा वो हमें डिसाइड करेगा कि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है या 28 वीक से स्टार्ट करना है। और फिर आप बाकी की बातें पोस्ट नेटली है कि पोस्ट नेटली हमने 10 डेज तक लेके जाना है, हमने 6 वीक्स तक लेके जाना है, और हमने किस तरीके से करना है, राइट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्ट 4 का स्कोर यानी कि राइट अवे आपने जिसमें हेपरिन शुरू कर देनी है, वो दो तीन ही बातें हैं। वो एक तो है वही वाली बात है कि जिसमें विदाउट सर्जरी अगर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म रह चुका है, तो वो उसके अंदर आप विदाउट सर्जरी जिसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म रह चुका है उसमें 4 स्कोर है। उसके अलावा सी सेक्शन इन लेबर के अंदर तो खैर सॉरी 2 है, जिसके अंदर रेड है सिर्फ। सो 4 इसके अंदर है, और एक OHSS में वी नेवर नो अबाउट दिस थिंग, हम हार्डली बहुत ही इसको ओवरलुक कर जाते हैं बिकॉज OHSS इज अ रेयर थिंग टू हैपन, और ये नॉर्मली उन जगहों पे होता है जहाँ पे इनफर्टिलिटी के सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली IVF या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ओवुलेशन इंडक्शन या ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का ओवेरियन स्टिमुलेशन की ड्रग्स यूज की जा रही हो, उधर OHSS के पेशेंट्स आपको मिल ही जाते हैं। ऑल्दो सेल्फ रेट इसका कम है, लेकिन अगर OHSS हो तो उसके अंदर भी अगर आपका मॉडरेट या सिवियर डिग्री वाला OHSS आ गया है तो उसके अंदर स्पेशली आप थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस जरूर स्टार्ट कर देते हो। सो दीज आर जस्ट 2 फैक्टर्स, एक तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अटैक विदाउट प्रीवियस सर्जरी और एक OHSS। तो अगर केस सिनेरियो आया हुआ है तो आपने हिस्ट्री के ये सारे एक्चुअली आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स है, एग्जामिनर आपको देख रहे हैं कि आप उसकी स्कोरिंग कर रहे हो या आप उसको हैप्पैजेडली लेके चल रहे हो। मतलब आप उसको बस ऐसे ही पूछे जा रहे हो कि एक पेशेंट वहां पर है जो यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग के साथ है एंड शी इज एट 32 वीक्स, तो क्या आप उससे बस ऐसे ही पूछे जा रहे हो? एक फैमिली में भी किसी को DVT है, मतलब या फिर आप उसको सीक्वेंस वाइज आप उसको वाकई कैटेगराइज कर रहे हो? तो इस वजह से ये जो 2 3 स्लाइडें मैं आपको दिखा रही हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से तो फैसला होना शुरू होता है। जिस तरह हम IUGR के अंदर करते हैं या जिसके अंदर जिसमें हम ओलिगोहाइड्रोमिया में सारे रिस्क फैक्टर्स रूल आउट करते हैं, माइल्ड और मॉडरेट सिवियर वाले के जी, उसी तरीके से आपने इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं मिस करना, और इसको अगर आप इसी सीक्वेंस में लेके चलो तो इट इज वेरी वेरी गुड। तो इसमें तैयारी आपको जरा रट्टा ज्यादा मारना पड़ेगा, बिकॉज ये इट्स नॉट इजी टू मेमोराइज ईच ऑफ द रिस्क फैक्टर हेयर, बट यू हैव टू, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। आप ये सारा आपका आपको किसी तरह याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसी तरह आगे थोड़ा सा मैं आपको ये 2 3 चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका वो हो जाए। इसी तरह ये देर इज एक्चुअली नॉट अ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सच, उस चक्रों में बेशक आप ना भी पढ़ो, लेकिन यस कर लेना, ये भी वही टेबल का ही पार्ट है। जी यास्मीन ने शायद हैंड रेज किया है। मैडम जो वेरिकोज वेन है या BMI है, ये हम हिस्ट्री में तो नहीं देखेंगे ना, बस एग्जामिनेशन पे बोल देंगे ना? देखो ये इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं, नॉट सिर्फ हिस्ट्री के नहीं है, ये आपके क्लिनिकल असेसमेंट के पॉइंट्स। इट्स द होल क्लिनिकल असेसमेंट व्हिच मेक्स यू डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट लो मॉलिक्यूलर हेपरिन एंड टिल व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस ड्रग। ये एक क्लिनिकल असेसमेंट के पॉइंट्स है जिसमें BMI भी है, जिसके अंदर एग्जामिनेशन की भी बातें हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री की भी बातें हैं, बट यू कैन नॉट मिस एनी पॉइंट। इसलिए मैंने कहा है कि ये आप समझ लो कि ये जो 2 3 टेबल्स हैं या फ्लो शीट्स हैं, इससे आप जब आप एक अपने माइंड में बनाकर एक हिस्ट्री ले चुके होगे और जब आप एग्जामिनर को बता रहे होगे आइदर इन स्ट्रक्चरल डिस्कशन और मे बी इन या किसी भी उसके अंदर आप कर रहे होगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू गोइंग टू स्टार्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फ्रॉम 28 वीक्स इन दिस पेशेंट, तो यू कैन जस्टिफाई कि मैं ये है और इसका ये स्कोर आया विच इज मोर देन 4, दैट इज व्हाई आई हैव टू स्टार्ट हर विद द लो मॉलिक्यूलर हेपरिन राइट अवे, अभी से, चाहे वो 28 वीक से पहले। या फिर आप कहो कि ये इंटरमीडिएट रिस्क में आ रही है क्योंकि इसके अंदर ये बात थी। अगर आपने ये टेबल किया हुआ है तो ही आप ये ऐसे बात कर सकते हो, वरना मुश्किल से 60% भी शायद आए या ना आए, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल स्टेशन होते हैं उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं या फिर बिल्कुल फेल, क्योंकि इसमें आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बातों से नहीं पास हो सकते जब तक कि आप थ्योरेटिकली अपनी बात को प्रूव ना कर दो, ठीक है। जी मैम। सो इस वजह से आपने किसी तरह, इसको टाइम लगेगा लेकिन यू यू हैव टू, आपको याद रखना पड़ेगा ये जो माइल्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग के एज, स्मोकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कर और नहीं करते। IUGR का तो इससे भी बड़ा टेबल है रिस्क फैक्टर्स का, और कितनी चीजों का इससे भी बड़ा है। सो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है।
अच्छा, ये मैंने छोटा सा ना एक समरी सी करके बनाई थी। आई थॉट के मे बी इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। ठहरो, वो कहाँ चला गया? हाँ। इसमें अच्छा, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इसलिए एक दफा सारा समराइज कर रही हूँ, उसके बाद हम वॉलंटियर करके एक स्ट्रक्चर डिस्कशन भी कर लेंगे। इसके अंदर जब हम एप्रिन देते हैं, ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सारी जिंदगी शायद बड़ा काम देगा। ये मैंने थोड़ा सा एक समराइज करने की कोशिश की है। ठहरो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। बाकी अपनी मर्जी से भी आप कुछ शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। सो एक पेशेंट है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे थी। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट वी शुड नो, स्पेशली कोविड के दिनों में या अभी भी इवन, कि वी नीड टू नो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन सिजेरियन सेक्शन या प्लेन नॉर्मल प्लान नॉर्मल डिलीवरी से कितनी देर पहले बंद करनी है और कितनी देर बाद शुरू करनी है। हर हेपरिन की डोज को हम थेराप्यूटिक, ये मैंने थेराप्यूटिक लिखने की कोशिश की, और नीचे प्रोफाइलेक्टिक। हर डोज को, हर हम चीज में हेपरिन में हम डिवाइड करते हैं थेराप्यूटिक पे पेशेंट या प्रोफाइलेक्टिक डोज पे। ऑब्वियसली प्रोफाइलेक्टिक इज नॉर्मली डबल द डोज ऑफ थेराप्यूटिक डोज मोस्ट ऑन एवरेज। तो थेराप्यूटिक डोज पे अगर पेशेंट है और आपने उसका फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन करना है, उसका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है, तो आपने 24 आवर्स पहले लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बंद कर देनी है। और जब सिजेरियन सेक्शन हो जाए तो 12 घंटे के बाद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोबारा शुरू करनी है। राइट। सिमिलरली प्लान नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदाजा जरूर होता है। सो प्लान नॉर्मल डिलीवरी में भी यही बात है कि थेराप्यूटिक को 24 घंटे पहले बंद करना है और 12 घंटे के बाद शुरू करना है। अगर वो इमरजेंसी में एंड अप हो गई है कि नहीं, मतलब बिफोर 24 आवर्स यू हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन फॉर सम रीजन, तो डेफिनेटली फिर उसमें कुछ सर्जिकल मेजर्स होते हैं, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का 100% एंटीडोट नहीं है। प्रोटामिन सल्फेट इज अ गुड एंटीडोट फॉर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट का ऐसा कंप्लीट एंटीडोट नहीं है प्रोटामिन सल्फेट। लेकिन फिर आप कुछ मेजर्स लेते हो, उसका हीमोस्टेसिस ज्यादा विजिलेंटली सिक्योर करते हो, और आप स्किन के ऊपर और रेक्टस शीट पे स्पेशली जरा ज्यादा केयरफुल हो जाते हो अबाउट द सुचर्स यू कैन पुट इन अ ड्रेन, सब रेक्टल और सुप्रा रेक्टल एज वेल, एंड देन यू आप उसको इंटरप्रेट सुचर से स्टिच करते हो। सो अगर पेशेंट प्रोफाइलेक्टिक डोज पे लो molecular weight heparin की and you're doing a planned cesarean section, stop low molecular weight heparin 12 hours before the cesarean section, and similarly after 4 hours of the surgery you can start the prophylactic dose again. Unfractionated heparin is comparatively friendly for the active management, या emergency acute intervention needed during antenatally. Unfractionated heparin इसलिए उस लिहाज से फ्रेंडली है डॉक्टर के लिए, क्योंकि एक तो इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है, सेकेंडली इसका हमारे पास अच्छा एंटीडोट है विच इज प्रोटामिन सल्फेट, लेकिन इसको देना मुश्किल है। कंटिन्यूसली आईवी देना बड़ा मुश्किल इसको हो जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी। और इस उसके अलावा ये कि पेशेंट खुद नहीं यूज कर सकता, हॉस्पिटल में रह के लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ मॉनिटरिंग भी ज्यादा है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के साथ। हाउएवर जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है उसके साथ मॉनिटरिंग भी नहीं है। मतलब वो तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम के केसेस हो उसमें मॉनिटरिंग होती है कि एंटी टेन और लेवल्स कराना होता है, और एक और प्लेटलेट्स आई थिंक कराने होते मैडम हैं। एक अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में आपने एपीटीटी और साथ प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करनी होती है। सो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन अगेन थेराप्यूटिक प्रोफाइलेक्टिक। अगर थेराप्यूटिक है तो आपने 12 आवर्स, सबक्यूटेनियस है तो 12 आवर्स पहले आपने उसको बंद कर देना है, और अगर आईवी है तो 6 आवर्स पहले बंद करना है। इसलिए अगर कोई पेशेंट बहुत हाई रिस्क है फॉर एम्बोलिज्म और यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बंद कर दूंगी, या फिर मैंने इसका 12 घंटे पहले थेराप्यूटिक डोज बंद की थी नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन ये तो डिलीवरी नहीं हुई और अब 24 घंटे से भी ज्यादा गुजर गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एटलीस्ट 12 घंटे के बाद हम एक डोज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की उसको दे सकते हैं। सो इस वजह से अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन एक्टिव या एक्यूट इंटरवेंशन में हेल्पफुल हो जाती है। प्रोफाइलेक्टिक डोज है तो 4 आवर्स पहले बंद और 4 आवर्स के बाद शुरू करना है अपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब स्ट्रक्चर डिस्कशन है या फिर आपका आया हुआ है कुछ भी जिसे कहते हैं कि एग्जाम के अंदर यही ग्राविटा 3 पैरा 2 है, एंड फर्स्ट आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से यू हैव टू जस्टिफाई कि ये कौन सा रिस्क कैटेगरी में आ रही है पेशेंट, एंड देन इन्वेस्टिगेशंस कौन सी और क्यों, क्योंकि यू शुड नो एग्जैक्टली कि अगर आपने इसको कोई एंटीकोएगुलेंट शुरू करना है तो आपने क्या कराना है।
और अगर आपने नहीं भी शुरू करना तो आपने इसको किस तरीके से मॉनिटर करना है। इफ शी इज हेयर विद द हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, जैसे कि अगर लेग स्वेलिंग है और शी इज नोन केस ऑफ डीवीटी एंड नाउ शी इज हेयर विद चेस्ट पेन, यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस किस वक्त करानी है। ये कंप्लीट डिस्कशन ही उस चीज की है। एंड यू कैन एक्चुअली, वही बात है कि अगर जिस तरह का ये थ्योरेटिकल स्टेशन है, या तो इसमें बिल्कुल फेल या फिर बहुत अच्छे नंबर, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट और जब तक ये थोड़ा सा रट्टा भी, जैसे हम कार्डियक डिजीज पे बात करते हैं, या तो आपको सब आता है या आपको कुछ नहीं आता। आप अपने एक्सपीरियंस या हम हिट एंड ट्रायल से आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ दिस इज अनदर, मैंने वही याद रखने के लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सी डोज कब बंद करनी है, कौन सी डोज, ये वो चीजें हैं जो कि हम रेगुलर लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। पेशेंट्स मोस्ट कई दफा होते हैं थेराप्यूटिक डोज, प्रोफाइलेक्टिक डोज पे होते हैं, और कुछ बट आप उसे गलत कर जाते हो। एपिड्यूरल का बात हो जाती है बट पेशेंट की डोज नहीं बंद हुई होती। एपिड्यूरल का इवन रिमूवल ऑफ एपिड्यूरल इज क्रूशियल। एनेस्थेटिस्ट भी देख रहे होते हैं, बट ये मेन ऑब्स्टेट्रिशियन जो है उसको उस पे सबसे पहले खुद भी पता होना चाहिए कि कब उसने डोज, बिकॉज असल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्स्टेट्रिशियन की ही है, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता एम्बोलिज्म हो गया या डीवीटी का ही कुछ हो गया, और तो बड़ा गलत है कि आपने उसको हेपरिन ही ठीक टाइम पे स्टार्ट नहीं कराई। सो एपिड्यूरल इंसर्जन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अगर है और आपने उसको एपिड्यूरल इंसर्ट करना है, तो वही 12 घंटे पहले आप बंद कर दो। एपिड्यूरल लगाने के 4 घंटे के बाद आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हो। इसी तरह अगर रिमूव करना है, शी इज ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर एनी रीजन, एपिड्यूरल अगर उसका रिमूव, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जा रही है, उससे पहले बंद करें। 12 आवर्स के बाद उसको रिमूव करें, और फिर रिमूवल के 4 आवर्स के बाद दोबारा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ओके। ये पता नहीं, बस बैठे बैठे मैंने एक जल्दी से बना लिया। ये एक्चुअली मैं अपने पेन के उसके ऊपर, ये मोबाइल पे ही थोड़ा साथ साथ ही लिख लेती हूँ। तो मुझे होता है कि चलो ये मैं शेयर फिर आपके साथ कर लूंगी। ये 3 चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एंटीकोएगुलेंट का। हमारे लिए आई थिंक यही चीजें काफी हैं। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा अब दूसरी टाइप्स ऑफ हेपरिन, डेल्टा पेरिन और पता नहीं किस किस की डोजेज और करना है कर लेना। एमसीक्यूज और एग्जाम थ्योरी में तो ऑब्वियसली आप लोगों ने किया ही होता है आज सारा कुछ, इसलिए अगर रिवाइज ही करना है, क्योंकि थ्योरी में तो आप करते ही हो सारा, वो तो कुछ भी आ जाता है। सो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और वारफरिन। इसका थोड़ा सा हमें अभी और लो कि अगर आईवी है, ये सबकुटेनियस है और ये ओरल है मोस्टली। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में बिल्कुल कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। ऑल्दो किसी भी एंटीकोएगुलेंट को शुरू करने से पहले हम बेसलाइन आरएफटी एलएफटी जरूर कराते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स काउंट भी कराते हैं। बट मॉनिटर करना, जैसे कहते हैं कि वीकली या डेली या कुछ आवर्स के बाद वाली मॉनिटरिंग, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में जरूरत नहीं होती। कोई एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जब बहुत ही सिक पेशेंट हो या फिर बहुत एक्सट्रीम एजेस का हो या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेट का पेशेंट हो, उसमें आप एंटी टेन लेवल्स और प्लेटलेट काउंट मॉनिटर कर लेते हो। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में एपीटीटी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 1.5 से 2.5 तक का उसको रखना होता है। एंड देन द प्लेटलेट काउंट्स आल्सो। वारफरिन हम ओरल देते हैं, वी नो द टेराटोजेनेसिटी एसोसिएटेड विद इट। हाउएवर ओरल हम उसको नॉन टेराटोजेनिक टाइम पीरियड के बीच में देकर उसके बाद हम बिफोर डिलीवरी, एटलीस्ट 10 डेज बिफोर डिलीवरी बंद करना जरूरी है। और उसके बाद आप नॉट बिफोर 10 डेज स्टार्ट, मतलब 10 डेज आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट करते हो। और इसके अंदर आपने आईएनआर को 2 to 3 रखना होता है, और अगर किसी पेशेंट का बेसलाइन आईएनआर 2 to 3 नहीं है, तो फिर आप उसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते रहते हो जब तक कि मोर देन 24 आवर्स ना हो जाए उसका आईएनआर 2 to 3 होए थे। एंटीडोट, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का कोई खास एंटीडोट नहीं है, प्रोटामिन सल्फेट ही दिया जाता है अगर बहुत जरूरत पड़ जाए, या खुदा ना खास्ता हेमरेज ही सस्पेक्ट किया जाए। बट प्रोटामिन सल्फेट पूरा इफेक्ट नहीं लाता, क्योंकि वो एंटी टेने के लेवल पे एक्ट नहीं करता, प्रॉब्ली क्लॉटिंग फैक्टर 2 के लेवल पे शायद एक्ट करता है, ये देख लेना। सो बट प्रोटामिन सल्फेट इज अ वेरी गुड एंटीडोट फॉर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। सेकेंडली, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन हैज गॉट शॉर्टर हाफ लाइफ। लेकिन इसको देना थोड़ा सा मसला है, क्योंकि कंटिन्यूसली पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसमें मॉनिटरिंग ज्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से। वारफरिन में आप जो है ये प्लेटलेट्स भी लगा सकते हो, और उसको सॉरी, और उसका क्या कहते हैं, ये विटामिन के इज अ गुड एंटीडोट फॉर वारफरिन। और ये हमें पता है कि पोस्ट नेटली, मैंने 5 डेज यहाँ लिखा है, लेकिन 10 डेज आफ्टर डिलीवरी आप उसका करते हो, ठीक है।
ये मैंने 2-3 स्लाइडें जल्दी जल्दी आपके लिए कर ली थी। उसकी वजह ये है कि आई वांटेड कि आप जो हो ना वो कर सको। ये चीजें आपको एग्जाम में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता होनी चाहिए, कितनी देर पहले आपने एप्रिन स्टार्ट करनी है, बंद करनी है। एंड दीज थिंग्स यू नीड टू नो बाय हार्ट। आपको ये चीजें एग्जाम में बोलनी है अपनी थ्योरी को दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि यू नो योर थ्योरी। बेशक हम प्रैक्टिकली कई दफा अपनी डोज भी निकाल लेते हैं, हम कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग विद एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि माइंड में ये सारा कुछ एक तरह से होता है। लेकिन एग्जाम में जब तक ये बातें बोलेंगे नहीं तब तक मार्क्स आई डोंट नो। क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि आपने स्कोरिंग किस हिसाब से की है। एक एक चीज आपको किसी भी तरीके से याद करके जाना है कि आपने ताकि आप एग्जाम में उसको क्लैरिटी से बता सको कि क्या है ये। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन? जी यास्मीन। मैडम अगर वारफेरिन पे है पेशेंट और 3 से ज्यादा चला जाता है आईएनआर, तो हम स्टॉप करेंगे या डोज को रिड्यूस करेंगे? स्टॉप। इसके चेक अंदर करो ठीक है। आपको स्टॉप करना होगा या रिड्यूस ही करना होगा, लेकिन आपको साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी होगी, क्योंकि जाहिर है अगर कोई पेशेंट वार्फरिन पे है तो वो तो मतलब यू नो शी इज एट वेरी वेरी हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आप उसे विदाउट एंटीकोएगुलेंट नहीं छोड़ दोगे, आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोगे टिल आईएनआर इज 2 to 3 फॉर मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा उससे गुजर जाए, आईएनआर 2 to 3 रहे, तब तक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं जाएगी, करा रहे, उसके बाद वो वॉर्फरिन पे शिफ्ट होगा। ठीक है। खराब हो जाएगा। और मैडम अगर साथ में मतलब ब्लीडिंग का कोई फैक्टर आ रहा है, ब्लीड भी कर रही है, तो हम विटामिन एफएफपी के। के विटामिन के देंगे? ठीक है। सो दीज आर, ये अच्छे सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो ऑस्की आएगी, देखो 2-3 चीजें हैं। हर जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर थोड़ा सा हर चीज का एक इंसिडेंस होता है। हमारे कंट्री में, हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में, वी आर नॉट यूज्ड टू गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू द थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज। उसकी वजह ये है, वी ऑल नो, आप सब ने अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी कर ली, एंड यू ऑल हैव सीन मे बी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स बाय नाउ, एंड यू आपने हार्डली कोई डीवीटी देखा है। और आई थिंक, आई होप, अल्लाह का शुक्र है कि हमने एम्बोलिज्म भी पता नहीं शायद ही कोई देखा होगा, राइट? सो द थिंग इज, देख तो हम लेते हैं बट इट्स सो रेयर, इसलिए हम हमारी जो ट्रीटमेंट टिकट है उसका एज सच पार्ट नहीं है हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, या हर एक में डॉपलर लेग का अल्ट्रासाउंड, या फिर यू नो हर एक को, वी डोंट सी एवरी पेशेंट वेयरिंग टाइट स्टॉकिंग इन आवर हॉस्पिटल। सो बट वेस्ट के अंदर इट इज वेरी वेरी कॉमन, एंड उनकी ये कॉमन प्रैक्टिस है कि दे कैन नॉट, उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हेपरिन का। इस वजह से हमारा एफसीपीएस पार्ट 2 एग्जाम में शायद इसका इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है, to discuss a lot about VQ scan and to reach up to the level of the CT, and then discuss whether CT versus VQ, and then going to the exact doses and calculating unfractionated heparin, and then shifting patient immediately from low molecular weight heparin to unfractionated heparin, etc., etc. Yeah, we don't talk about it at all in our training also, because alhamdulillah we don't see such patients around us, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोबेबली, और आई डोंट नो, शुक्र है ये चीज कुछ तो कम है हमारे इधर। हाउएवर, इसलिए एमआरसीओजी वाले एग्जाम या उधर के कुछ और एग्जाम्स में यू हैव टू नो ईच एंड विच ऑफ दीज गाइडलाइंस and the doses especially, and changing patient from one drug to another and all that। हम लोगों को लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमने अगर कोई इंटरवेंशन करनी है उससे पहले कितनी देर पहले, वी नीड टू आस्क द एनेस्थेटिस्ट बिफोर डूइंग द सिजेरियन आल्सो कि इसका लास्ट क्लेक्सन कब लगा था, एंड देन टू जस्ट टू रिकन्फर्म। वो तो हमने प्लान ही ऐसे किया होगा, लेकिन हर चीज से पहले रिकन्फर्म करना, और फिर पोस्ट ऑप में राउंड करते हुए we need to know exactly, or we have to write down on the file कि अब इसका जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है नेक्स्ट कितने बजे से शुरू हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर अनफ्रैक्शनेटेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, डोज कैलकुलेशन पता होनी जरूरी है, लेकिन ये बात भी होनी बड़ा जरूरी है कि आपने स्टार्ट कब कराना है और कब तक लेके जाना है। बेशक कम इंसिडेंस है, लेकिन एक भी मरीज आ गया तो ये तो पता होना कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप दे रहे हो तो आपने 28 वीक से देना है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, और आपने क्या सिर्फ 10 डेज पोस्टनेटली देना है या आपने उसको एंड तक मतलब 6 वीक्स तक लेके जाना है। तो ये चीजें आपको सॉर्ट आउट करना आनी चाहिए और उसमें आपका गाइडलाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी मैम। तो आई होप कि थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स में समराइज भी किया। आप अपना डायग्राम्स भी बना सकते हो, आप अपने तरीके से। ये सेल्फ मेड टाइप चीजें, जस्ट टू कीप इन माइंड कि आपने आपने याद कैसे करना है आपको। आई होप कि याद रहेगा भी, इसको थोड़ा और नीट कर लेना और इसको और अच्छे तरीके से, और इसी तरीके से रिस्क फैक्टर्स भी। ठीक है, सो अगर किसी ने वॉलंटियर करना है तो हम ये ग्रेविडा 3 पैरा 2 वाला ही केस कर लेते हैं, विच इज अ वेरी गुड केस। इट आई थिंक कैन कवर एवरीथिंग। तो अगर किसी ने मैं करना है वॉलंटियर, बेशक रिस्क फैक्टर्स वाला टेबल खोल लो अपने सामने, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हिस्ट्री कैसे लेनी है और एग्जामिनेशन में कैसे कवर करना है, तो आपका हो जाएगा। जी, कोई अस्सलाम करेगा? वालेकुम मैडम, मैं वॉलंटियर करूं प्लीज? जी जरूर सादिया, व्हाई नॉट। सो हमें बड़ा अच्छा शुरू में सिनेरियो बताया, एग्जाम सिनेरियो ही था किसी डॉक्टर ने। अगर आप वही दोबारा रिपीट कर दें तो बता दें, वैसे तो मैंने लिख भी लिया था। जी। यस मैम, डॉक्टर अफरोज ने बताया था ग्रेविडा 3 पैरा 2+0 प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग एट 32 वीक ऑफ गेस्टेशन। हम्म, बस ठीक है, जबरदस्त। एंड शी इज प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन। ठीक है सादिया, स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए ठीक है मैडम। Okay, so myself Sadia, I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. So first of all, I will greet the patient, introduce myself to the patient, then we'll ask about her name, husband's name, her age, her educational status, her occupation, and then we'll ask how long the patient is married, and does she know about her last menstrual period to calculate the period of gestation and estimated date of delivery. We'll then ask about her previous two deliveries, about the last baby born, and why was and outcome of the pregnancies, and either her previous to cesarean section were elective or emergency cesarean section, any history of antenatal, intrapartum or postpartum complication brief in the previous to cesarean section, any history of antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage during the both deliveries, also about the any also about interpregnancy interval and weight of both the babies. Then we'll inquire about her presenting complaint that she is having this painful swelling of the leg. I will inquire since how long patient is having this painful swelling, and either it is unilateral or bilateral, any associated fever, nausea, vomiting, any history of trauma, any history of fall, and any history of skin diseases, and also I will ask any history of shortness of breath, or and then we'll inquire about her details of this pregnancy, how this pregnancy was conceived, either spontaneously or through artificial reproductive techniques. How did the patient confirm her pregnancy, either through urinary pregnancy test or through serum beta hCG? Was she compliant with her antenatal visits? Any history of nausea, vomiting, or hyperemesis gravidarum? Any history of hospitalization because of hyperemesis gravidarum? Any history of fever, flu, rash, PV bleeding during the first trimester? Was she compliant with her folic acid supplements and iron supplements? Was she compliant with her antenatal appointments with her doctor? Was she booked case or unbooked case? And did she had her dating scan done? What were the finding of the dating scan? Either it is a singleton pregnancy or it is a twin pregnancy, and Down syndrome screening was done or not? Any history of anomaly scan was done or not? What was the finding of the anomaly scan? Any history of headache, blurring of vision, vaginal bleeding, budding maturation, or not? Was Hello? जी जी जी, Ji. मैं करती हूँ। Was she? Yes. Any blood workup has been done till her 32 weeks of gestation or not? Her OGTT was done or not? And then after I will ask
Is she feeling her baby movements satisfactory? Are the baby fetal movements satisfactory or not? And then I will ask how this is complaint are affecting her quality of life. How is her sleep? Any history of weight loss, loss of appetite, any addiction to smoking, alcohol, any illicit drug use, any family history or personal history of significance regarding autoimmune diseases like SLE, deep vein thrombosis, venous thromboembolism, any bleeding disorders, any previous history of DVT in the previous two pregnancies, any history of fracture or immobilization, any past surgical history apart from cesarean section of any significance, about her social history and any history of uh, drug allergies or food allergies, any history of blood transfusion. ठीक है, गुड. Madam, सो my history ये is complete. इट वाज वेरी गुड. आगे एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं. इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करती हूँ. मुझे बड़ा अच्छा आपकी एक तो क्लैरिटी बड़ी अच्छी लगी ना इस बात करने की स्पीच की. आई थिंक यू कैन, अगर आगे हम रेफर करते हैं, बट अगर कंसिडरिंग हिस्ट्री ओनली, इट वाज अ वेरी गुड हिस्ट्री. इसको वही बात है ना कि और इम्प्रूव है, और इम्प्रूव कैसे करें. वैसे तो इस पे भी आपके बड़े अच्छे नंबर आ ही जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे ऐसे लगा थोड़ा सा रेपिटेशन ऑफ थिंग्स थी. मतलब आप एलर्जी की बात 2-3 बार मुझे सुनने को मिली, जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट इतनी भी नहीं थी इस पेशेंट में. अगर वही देखो, सबसे पहले तो ये कि पेशेंट इज देयर विद लेग स्वेलिंग एंड पेन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, और एटलीस्ट चलो इफ नॉट, आपको कंफर्म नहीं है बट एक सस्पिशन तो है ना कि एक बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, अगर डीवीटी हो जाता है या उसका कोई कंफर्म हो जाता है कि उसका कोई डीवीटी या क्लॉट वाली कोई चीज है. तो ठीक है, यू स्टार्टेड विद द प्रीवियस हिस्ट्री. उससे पहले आप उससे ये सबसे पहले अगर सवाल करते, ये वही बात है जो हाई रिस्क में सबसे पहले क्राइटेरिया हर जगह उन्होंने लिखा है कि एनी वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अटैक विदाउट मेजर सर्जरी, यानी प्रेगनेंसी से पहले विदाउट एनी सर्जरी अगर उसका वीनस, ये जो प्रीवियस प्रेगनेंसीज के रिस्क फैक्टर्स, इससे बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है. ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म विदाउट एनी मेजर सर्जरी का अटैक है. यानी ऑल्दो योर हिस्ट्री वाज आल्सो वेरी गुड, बट वो जिसे कहते हैं ना कि शायद 80% मार्क्स के लिए अगर किया जाए तो एक सीक्वेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर अगर आप इसी सीक्वेंस में लेके चलो कि पहले हाई रिस्क की बात क्लियर कर लो. ऑल्दो यस, सबसे पहले तो लेग स्वेलिंग से रिलेटेड सारा करो ना कि कब से है और रैपिडली इंक्रीज हुई है, पेन का रीजन, एक्सेट्रा करके. एंड देन जब आप रिस्क फैक्टर्स रूल आउट कर रहे हो, तो अगर आप हाई रिस्क इंटरमीडिएट लो को उसी तरह लेके चलो और उससे ऊपर नीचे ना करो. स्मोकिंग की हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री में नहीं जानी चाहिए, वो तो एचओपीआई में आनी चाहिए पहले, बिकॉज इट्स अ रिस्क फैक्टर अगेन. ऑल्दो लो रिस्क में ही आ जाता है, लेकिन जब 3-4 मिल जाएंगे तो वो फिर उसे हाई रिस्क ही बना देंगे ना. तो अगर आप उसको इसी तरह, मैंने इसलिए ये फ्लो शीट आप लोगों के सामने इसीलिए खोलती, ताकि अगर इसको बार बार कह रही हूँ, योर हिस्ट्री वाज आल्सो वेरी गुड, लेकिन ट्राई टू इम्प्रूव इट मोर. और यही पैटर्न हर एक में रखो कि जब आप कुछ कोई भी केस आया है उसमें सबसे पहले सबसे ही इम्पोर्टेंट बातें पूछी जाए, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता. अब जैसे अगर आप आईयूजीआर की भी बात करो या बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की बात करो, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस में क्या हुआ था, राइट. उसके अंदर हाई रिस्क है आईयूडी का, कि अगर प्रीवियस जो उसका रिकर कर रही है चीज, यानी अगर उसका आईयूडी फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से हुआ था, तो यस, देन यू कैन स्टार्ट योर हिस्ट्री विद द प्रीवियस प्रेगनेंसीज. डीवीटी या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का अगर उसका जिंदगी का पहला इवेंट है, जैसे कि वो लेग स्वेलिंग और उसके साथ आई है फॉर एग्जांपल मे बी फॉर द लास्ट 2 वीक्स और 1 वीक, और अब आप उससे हिस्ट्री ले रहे हो, तो अब आप उससे ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जो सबसे पहले, ठीक है ना. तो ये चीजें आप इसी तरह से ही करोगे. अदर देन दैट, आई थिंक यू आर वेरी गुड. ठीक है, सो ये इस Okay. तरीके से होगा. Thank you, madam. मैम मैम वेलकम. इसी तरह जो, सॉरी एक मिनट, इसी तरह जो यहाँ पर 4 और 3 के जो दिए हुए हैं, तो अगर आप यू स्टार्ट विद द 4 वाला पॉइंट फर्स्ट एंड देन 3 वाला एंड देन, तो वो आपकी चीज को बहुत बढ़ा देगा. आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स पूरे कर लिए, लेकिन वही बात है, ज्यादा मेजर से माइनर की तरफ आओ. अब मेडिकल कोमोर्बिडिटीज इस पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आपने पूछा ऑटोइम्यून का सारा, उसकी डिटेल्स पूछी, लेकिन वो थोड़ा नीचे जाके, हालांकि ये तो हाइपरेमिसिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब बहुत सारी और चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप कोमोर्बिडिटीज पहले पूछते. जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना था?
यस मैम। मैम मैंने कहा कि अगर मतलब शुरू में हम उससे पूछते कि आई विल आस्क हर अबाउट द कंप्लेन ऑफ मतलब लेग स्वेलिंग की कि यूनिलेटरल बायलेटरल, उसके बाद हम पूछेंगे कि हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी रूल आउट करेंगे कि आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ सडन अनएक्सप्लेन्ड वो डिफिकल्टी इन पूछा उन्होंने, ब्रीथिंग, टाइटनेस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं पूछी थी। मैम, नहीं नहीं मैम, पूछी। पूछा सब कुछ था, मतलब कि वो हम्म। सीक्वेंस था, हाँ, जैसे सीक्वेंस आईवीएफ भी बीच था। में। हालांकि कितनी इंपॉर्टेंट बात है, फिर तो बाकी कहानियों की जरूरत ही नहीं। अगर वो कहते मुझे तो शॉर्टनेस मैम ऑफ वो, ब्रेथ है, तो इमरजेंसी बन गई ना। जी मैम। मैम बिल्कुल। मतलब जैसे कि मतलब हम सीक्वेंस यस, से जाएंगे ना तो मैप बनता जाएगा कि अभी के ऐसे ही कहाँ है। से कहाँ जा रहे हैं। और पता है, अभी तो हम लोग और बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और मतलब मैं भी बहुत गौर से सुन रही थी। अब वही बात है जैसे अफरोज ने कहा, अब हो सकता है एग्जामिनर मिस कर जाए कि आपने कि सादिया ने पूछा है कि नहीं पूछा अबाउट द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एनीथिंग। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से पूछ रहे होगे ना, तो वो सुनने वाले को भी रजिस्टर हो रहा होगा। जैसे मैम ठीक है, ये एक्सेसिव बिल्कुल नॉजिया वोमिटिंग स्टार्टिंग में ही पूछ लें कि आईवीएफ था, मतलब आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी थी, या एक्सेसिव नॉजिया वोमिटिंग हाइपरमेसिस का, बिल्कुल ये हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्क और फैक्टर्स हैं स्टार्टिंग जी। में मैम उससे फिर हम लेग स्वेलिंग का, फिर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट करें, और उसके बाद हम लाइफ स्टाइल, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ऐसे ही है, लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवलिंग, बात है हॉस्पिटल बिल्कुल। एडमिशन, दिस एंड इज देन व्हाट आई एनी वाज सेइंग, ये सीक्वेंस होगा। हिस्ट्री ऑफ करेक्ट। वेरिकोसिटी, एनी इससे हिस्ट्री ऑफ आपका एक वेरिकोसिटी। जबरदस्त आपके ना मार्क्स भी, और एक इम्प्रेशन कि यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द केस। और आपको समझ में आ गया है कि इसको आपने किस तरीके से, मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। जी यास्मीन। मैम जो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है या ओएचएसएस है, अगर वो दोनों है। टेम्परेरी हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में वो रिस्क ऑफ डीवीटी को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब पूछना कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो शुरू में ही उसका हीमोडायनेमिक चेंजेस आ जाएंगी ना। ओएचएसएस में तो उन्होंने बड़ा हाई रिस्क दिया हुआ है। जी मैम 4 जो स्कोर। ओएचएसएस होता है ना, जो कि वेरी सिवियर वाला है, जो होता है स्पेशली, वो तो आई थिंक वो वैसे ही दो ट्राइमेस्टर तो वो निकाल ही जाता है। वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता है, टेक्स 2 to 3 months टू सेटल डाउन, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी बढ़ जाता है, और बीटा एचसीजी से बढ़ने से वो और ज्यादा ओएचएसएस बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी मैम। ओएचएसएस के साथ अगर कंसीव कर जाए तो वो सेटल डाउन होना मुश्किल हो जाता है ओएचएसएस का। ठीक है ना। जी मैम। जी साथिया। सो गुड। जी मैडम। सो जबरदस्त, आपके अदरवाइज भी अच्छा था काफी। लेकिन यही जैसे फ्रोज ने स्पेशली हमें सीक्वेंस हम्म। बड़ा अच्छा बीच में बोला है, वो कर लेना। अच्छा चलो, अब जी एग्जामिनेशन मैडम। बताएं। Okay, madam, then I will proceed with the examination. Starting with the general हम्म। physical examination, I will calculate her body mass index. Will take her vital signs that will include blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate. Then will assess the patient for dehydration, dehydration, pallorness, cyanosis, jaundice, and then will palpate the thyroid gland if enlarged and any accessible lymph nodes. Then with the systemic examination of the chest, cardiovascular system, I will proceed with the abdominal examination for superficial deep tenderness, and then will see the symphysiofundal height of the patient corresponding with the gestational age or not. Will palpate the lie of the fetus, presentation of the fetus, and will auscultate the fetal heart sounds, and either any scar tenderness is present or not. Then we'll proceed with the local examination, in which I will first of all see either the swelling is unilateral or bilateral, any skin changes over the swelling or not, and over the swelling or not, and then we'll calculate the calf circumference of the diseased leg, that is 8 centimeters below the tubal tuberosity. Will measure the calf circumference, and then we'll measure it with the normal leg. The difference between the both legs, if it is more than 3 centimeters, then it is suggestive of the deep vein thromboembolism. I will also like to proceed with the Homan signs, that is dorsiflexion of the foot, which will elicit the pain in the calf muscles, which is also a sign suggestive of the deep vein thrombosis. I will also look for the temperature of the leg, of the diseased leg. And after that, I will also proceed with either there is pitting edema or not. Um, this is the ma'am examination.
वेरी गुड। आई थिंक इट वाज आल्सो वेरी गुड। किसी ने कुछ ऐड करना है तो बताएं। मैम होमन साइन तो अब नहीं करवाती ना, क्योंकि पेशेंट के लिए पेनफुल होता है। अभी आई नो बिकॉज उल्टा वो कहते हैं कि डिसलॉज होने का चांस होता है। जी। ये कंट्रोवर्सी सी है, अगर करना चाहो तो देख भी लो। बट ये आपने ठीक कार्य ने कि ये डिसलॉज होने का चांस होता है, तो वो अब इतना इनकरेज नहीं करते ह्यूमन साइन। जी मैडम आई नो, लेकिन बस वो स्ट्रक्चर डिस्कशन में वो मुझे किसी ने कहा था कि बस बता दो, तो देयर आप इट्स परफॉर्म नॉट तो रॉन्ग करवा नहीं रहे। आल्सो। यस, आई डोंट माइंड अगर आपने ये, आई थिंक ठीक है, यू नो द थ्योरी एटलीस्ट। बट ये भी हमें पता होना चाहिए कि फिर साथ में ये भी रिस्क ना हो। अगर आप नहीं भी करते हो तो आप बता के कह सकते हो कि इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड मैम येट, कोई बात नहीं। हम्म। मैम अब ना एग्जामिनर मैम थोड़ी थोड़ी बात पे ना वो उधर ही टोक देती है कि ये आपने क्यों पूछा, ये आपने क्यों किया। जैसे मैम जितना शॉर्ट उन्होंने कहा, एक एग्जामिनर थी इस्लामाबाद की थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन कि आप बेटा इतना एक्स्ट्रा मतलब एग्जामिनेशन ये वो बताते हो, आप तो स्पेसिफिक रहो ताकि आपको मतलब बीच में कोई इंटरप्ट भी ना करे और आप किसी उसमें इंटरेस्ट में ना पड़े। तो मैम मतलब इतनी इतनी एग्जामिनेशन नहीं, बस जैसे लेग्स की थी, तो मैम स्पेसिफाई हो मतलब के। नहीं, बात ये है, मैं आपको बताती हूँ फिरोज। द थिंग इज के देखो, हर जगह पे हर तरह के एग्जामिनर आपको मिल सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आप का एग्जामिनर को क्या चाहिए या आपको एग्जामिनर देख रहा है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट द पेशेंट. You have to reach to the diagnosis and you have to justify. This is almost the same as we are doing in our clinic, also in our wards. हमारे पास ओपीडी में कितने, अगर 70 पेशेंट बैठे हुए हैं, एंड यू हैव टू एग्जामिन अ पेशेंट एंड ऑल, इट डज नॉट रियली मीन कि यू विल मिस एनीथिंग. You will be focused, you will be very clear, and you have to be very confident. और एक बात भी बड़ी, आप लोग खुद भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करोगे कि जिस दिन पास हो गए उस दिन आपको खुद भी एक्सपीरियंस होएगा कि वो दिन होता है कि जिस दिन आप ना आंखों में आंखें डाल के एग्जामिनर को जस्टिफाई कर रहे होते हो और बता रहे होते हो एग्जैक्टली, और इस चीज पे नहीं होते हो कि एग्जामिनर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो आप ये तो देख ही नहीं सकते कि एग्जामिनर को टू द पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। जिस चीज को करने या ना करने से आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं, और आप जैसे कि ह्यूमन साइन है, चाहे उसके कटे भी ना हो और आप भी आए भी खास नहीं, बट इट्स ओके। तो वो आप बताओ या ना बताओ, बस इट जस्टिफाई करना डिपेंड्स है, ऑन बस यू। जस्टिफाई यस, करना है। आपको एग्जैक्टली जैसे वो एक जमाना था, वो कहते थे जी यूवी प्रोलैप्स है भाई, बाहर नहीं निकला तो एग्जामिनर के हाथ, कैंडिडेट के हाथ पांव फूल गए, प्रोलैप्स से बाहर नहीं आया, मैं एग्जामिन क्या करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नाउ बात वही है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप उस तरीके से भी अपना एग्जामिनेशन करके भी बता सकते हो ना, जस्टिफाई भी कर सकते हो ना करके भी कि नहीं आया बाहर। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप उसको लेफ्ट लैटरल करके, जब आपने उसको डाला सिम्स डाल के, आपने उसका नेकुलम से एंटीरियर लिप पकड़ के प्रोलैप्स बाहर निकाल लिया और एग्जामिन कर लिया। तो यू कैन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पर्सनालिटी। एंड वो तभी है जब व्हेन यू रियली नो योर, आपको अपना अपना सब्जेक्ट और अपनी चीज का पता है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो फिर आप हर तरीके से बता सकते हो। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। सो डोंट नेवर थिंक कि क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ओवरऑल अगर आप डीवीटी का एग्जामिनेशन देखो तो यस, इट वाज अ गुड एग्जामिनेशन। सेकेंडली ह्यूमन साइंस से हमें कुछ नहीं कहना। एक तो यही बात है ना कि हमारी कोई बहुत ज्यादा ऐसी फील्ड भी नहीं है। मतलब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में आप कुछ मिस कर जाओ या कुछ एक्स्ट्रा कर जाओ या कुछ मतलब गलत कर लो, वो चीज पास फेल करेगी। इस तरह की चीजों में ठीक है, कर लो तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है। ठीक है। Okay, thank you, madam. So, ma'am, shall I proceed with the जी, investigations? यस, क्विकली बताएं। Yes, ma'am. So, I would like to go for the baseline investigations for the general well-being of the patient, for her complete blood count for hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count, platelet count, her viral screening regarding hepatitis B surface antigen, anti-HCV, HIV, her random blood sugar levels, and midstream urine samples to rule out the urinary tract infections. In the specific investigations, I would like to know about the Doppler ultrasound of the leg to confirm the deep vein thromboembolism, and also the obstetrical ultrasound of the patient, dating scan, anomaly scan, and her recent scan for the fetal biometry, placental localization, lie of the fetus presentation, and gestational age and amount of liquor. And
and the further investigations will depend upon either the Doppler ultrasound of the leg is normal or not. ठीक है, गुड। किसी ने ऐड करनी है कोई इन्वेस्टिगेशन? आई थिंक ठीक था, फाइन। सो अगर हम डॉपलर लेग में कह दें कि नेगेटिव है, Ma'am, then depends upon the patient's sign and symptoms. If the patient is of a higher suspicion of the higher suspicion of the deep vein thromboembolism, so I will take it as a high risk case of a deep vein thromboembolism. And I will repeat it, the Doppler ultrasound after 1 week. तो हाई रिस्क लेके फिर क्या करोगे? So, ma'am, then I will proceed with the management, and the management depends Yes. upon the positive findings on the history examination and investigations. I will first of all counsel the patient regarding the diagnosis of the disease, nature and course of the disease, its future implication, need for the hospital stay, need for the treatment, and complications if not treated. I will counsel the patient that she is having a high risk pregnancy because of her higher suspicion of deep vein thromboembolism, and she is to be managed in a tertiary care hospital with a multidisciplinary team approach in a consultant-led unit, which will involve the input from the senior obstetrician, a sonologist, a pathologist, and physician. And also, I would I would tell her that my aim of the management is to relieve her symptoms and to improve her quality of life and to decrease the progression of a fetal-maternal risk. I will counsel her that even if her Doppler ultrasound is negative, she has developed a painful swelling, which makes has a higher suspicion of deep vein thromboembolism, and she will be started with the therapeutic dose of low molecular weight heparin, that is enoxaparin, and her dose will be dependent upon her weight, that is 1 milligram per kg per day. And I will also tell her that this low molecular weight heparin will be given to her subcutaneously, and she can develop she can develop adverse effects like localized swelling or localized discoloration over the skin. I will also tell her that her pregnancy will be vigilantly monitored for fetal-maternal outcome. Two weekly her ultrasound will be done for fetal well-being, and our aim of the management will be to take the pregnancy as near to the term as possible, and her elective delivery will be at 37 weeks under the cover of corticosteroids, and her therapeutic dose will be stopped 24 hours before the cesarean section, and after the cesarean section her low molecular weight heparin dose will be started after 12 hours of the cesarean section, and in the post-operative period she will also remain high risk for the development of deep vein thromboembolism, and for that her low molecular weight heparin will be prescribed for the next 6 weeks in the postpartum delivery. I will also counsel the patient that the low molecular weight heparin is safe to take during the breastfeeding, and she should also practice effective contraception before embarking the next pregnancy, and even in the next pregnancy she has to book early for venous thromboembolism assessment, and she might require low molecular weight heparin from the first trimester in the next pregnancy. गुड, यू वेरी गुड जी। कार्या ने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। जी मैम, मुझे ये बात करनी है कि मैम अगर अल्ट्रासाउंड डॉपलर नॉर्मल आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमें तो उसका रिपीट करवाने अल्ट्रासाउंड 3 डे पे एंड 7 डे पे। गाइडलाइन में लिखा है कि इफ दो केसेस है, अगर तो वो लो रिस्क है सिम्टम से और हिस्ट्री से और उसका अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आया है तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट ना दो एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर वो हाई रिस्क है या उसके सिम्टम्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे प्रॉपर, और 1 वीक तक करोगे और 5 to 7 डेज के बाद डॉपलर लेग दोबारा रिपीट करोगे। मैम मेरे माइंड में सिम्टम्स का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, पेशेंट नहीं को नहीं, वो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना, लेग की बात हो रही है, तो डीवीटी की बात हो रही है। मतलब अगर उसकी लेग शॉर्टनेस ऑफ पेनफुल ब्रेथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिम्टम है। अगर मैडम इस मीन्स पेशेंट में तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग है, तो वो तो सिम्टम्स तो है ना उसको। यू कैन नॉट लीव हर। सही सही राइट।
ठीक है, जी तो इसको यास्मीन, हम ट्रीटमेंट देंगे और साथ में हम इसका फिर 3 रिपीट एंड 7 करेंगे डे पे अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएंगे, और अगर वो लेग भी का नेगेटिव आया तो, डॉपलर। और वो फिर नेगेटिव आया तो बस फिर आप उसको कर दोगे, फिर नहीं कर दोगे ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट नहीं देंगे? नहीं। चलिए, ठीक है मैम, थैंक जी यास्मीन। मैम इसमें क्लिनिकल सस्पिशियस ऑफ डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों अलग चीजें हैं। जो जी इसका दोनों डीवीटी अलग है। डीवीटी का था, उसमें अगर क्लिनिकल सस्पिशियस हाई है तो हम 4 और 7 पे रिपीट करते हैं। लेकिन जी अगर क्लिनिकल सस्पिशियस लो रिस्क में आ रहा है तो हम जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी बंद कर देंगे, और रिपीट का भी नहीं लिखा हुआ था गाइडलाइन में। रिपीट भी नहीं है। जी तो मैम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन तो स्टॉप कर देंगे ना, सिर्फ रिपीट करेंगे डॉपलर। जी मैम, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ लो कि फॉर रिस्क में। डीवीटी यही लिखा हुआ है कि फॉर डीवीटी इफ अल्ट्रासाउंड इज नॉर्मल तो आपने हेपरिन नहीं देना है, लेकिन जहाँ पे नहीं नहीं पीवी का नहीं, अगर सस्पिशन हाई होगा रिस्क है वहां और देना है। उसका हाई सस्पेशन है तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट दोगे, राइट? ट्रीटमेंट देकर फिर रिपीट करोगे 4th और 7th डे पे। मैम मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने कंफर्म यही है कि हाई सस्पिशियस है तो जस्ट हम रिपीट करेंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होल्ड कर देंगे। मैम लेकिन चलो ये ट्रीटमेंट चेक कर लेना। में वैसे मेरा ये ख्याल है कि आप गाइडलाइन में ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड डॉपलर नेगेटिव है फर्स्ट, लेकिन देर इज अ हाई सस्पिशन ऑफ डीवीटी इन दिस पेशेंट बट अल्ट्रासाउंड इज नेगेटिव, you will continue or you will give the treatment of anticoagulant, ठीक है? And then repeat the Doppler ultrasound at day 4 and then day 7। ट्रीटमेंट के बगैर नहीं आप डे 4 डे 7 तक जाते, ठीक है? मैम ये लेकिन ये वाला जो चेक कर है लेना अगर यास्मीन को लगता है, मैम ठीक ये वाला नहीं जो है मैम, ना वो ये पल्मोनरी ट्रीटमेंट एम्बोलिज्म के चाहिए लिए ही है। और हमको। अगर दोबारा नेगेटिव आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड डे 4 का या डे 7 का तो फिर आप ट्रीटमेंट स्टॉप कर दोगे। एंड अदर डायग्नोसिस ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैडम। अगर आप मेरे से पूछो और हम क्लिनिकली खुद सोचें एज अ फिजिशियन एज वेल, उस हिसाब से देखा जाए तो देर इज अ पेशेंट हैज गॉट हाई सस्पिशन ऑफ डीबीटी बट अल्ट्रासाउंड डॉपलर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड डॉपलर इज नेगेटिव, आई कैन नॉट जस्ट नॉट गिव हर एनीथिंग, ठीक है ना? मतलब ये कोई एक्सेप्टेबल बात नहीं लगती है। तो आई एम श्योर गाइडलाइन में यू नीड टू चेक इट अगेन। वैसे मुझे भी काफी श्योर ही है कि if ultrasound is negative but there is high suspicion of DVT, then you give anticoagulant and then repeat ultrasound Doppler on the 4th or the 7th day and then you decide अगर वो नेगेटिव आता है फिर तो anticoagulant नहीं देंगे या स्टॉप कर देंगे। और लाइक इट इज वेरी, मेरे लिए ये बड़ा अनएक्सेप्टेबल है कि पेशेंट एक हाई सस्पिशन के साथ आया हुआ है डीबीटी के, और बेशक एक पहला अल्ट्रासाउंड डॉपलर नेगेटिव आ गया तो मैं उसे कुछ दूं ही ना, मतलब देख लो जी अफरोज। मैडम ये अनयूजुअल लगा था ना, इसलिए ये बात याद रह गई थी कि ना ये यू नीड टू चेक, यू नीड टू चेक, बात ना मानो जी यास्मीन की, चेक करो गाइडलाइन जी अफरोज। मैम, मैं भी यही कह रही थी जो यास्मीन कह रही है ना, मैं भी यही कह रही थी, मैंने भी यही पढ़ा है कि इसमें डीवीटी की चेक चेक सस्पिशन में चेक आपने। प्लीज चेक, ओके प्लीज ओके। चेक, ठीक है? बार बार ना बोलो ऐसा ना ये याद रह जाए, सो चेक बिफोर वी से एनीथिंग। जी गाजिया। यस मैम, ये शेयर भी की हुई है गाइडलाइंस मैम। उसमें यही है कि वो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले जो है ना वो स्टार्ट कर दें अपने लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, और फिर उसकी बेसिस पे उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड नेगेटिव है और लो रिस्क ऑफ सस्पिशन है तो आपने स्टॉप कर देनी है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड नेगेटिव है और हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन है तो एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट can be discontinued, but the ultrasound should be repeated on day 3 and day 7. ठीक है, इट कैन बी डिसकंटिन्यूड बट जरूरी नहीं कि Yes, आप ma'am. डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है? गुड, जी मैम। थैंक यू। मैम जो अच्छा पल्मोनरी गाइडलाइन के अंदर ना, सॉरी, ये गाइडलाइन पढ़ने का भी ना एक बड़ा तरीका है। ये जो लोग दे रहे होते हैं ना, मर्सी आप बताओ, ज्यादातर लोग दे रहे हैं। आपकी जो गाइडलाइन होती है उसमें आप गौर से देखो, कई जगहों पर लिखा हुआ है कि यू कंसिडर गिविंग द ट्रीटमेंट, you offer the treatment and you have to give the treatment, right? So चीजें थोड़ी सी उन्होंने भी कंट्रोवर्सी या बीच में थोड़ा सा छोड़ी भी है बात। सो सिमिलरली इन दिस गाइडलाइन ऑल्सो मे बी, मैं भी एक बार देख लूंगी, इससे मेरे जहन में था कि एंटीकोएगुलेंट शायद जारी रखे। लेकिन यस, सो एंटीकोएगुलेंट जब आपने हाई सस्पिशन पे स्टार्ट भी की, अगर अल्ट्रासाउंड इज नेगेटिव है, सो इट कैन बी डिसकंटिन्यूड एंड देन it can be repeated and then the ultrasound is repeated. So I think Yasmin was also right कि आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो और फिर अल्ट्रासाउंड, बिकॉज अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी शायद इतनी ज्यादा है कि आप इट कैन बी डिसकंटिन्यूड।
तो गुड, ठीक है जी बात अफरोज। इनमें जो कैन बी वाला वर्ड्स है या कंसीडर वाला वर्ड्स है ना, इन्हीं को लेकर हमने अपनी क्लिनिक में ही अप्लाई करना है। अल्दो ये एग्जैक्टली अनयूजुअल बात है कि हमने हाई सस्पिशियस रखी हुई है और हम डीवीटी वो स्टॉप कर दें, कहीं वो घर से एग्जैक्टली एम्बोलिज्म हो जाए। और मैम यही बात ऐसे ही अनयूजुअल थी ना, इस वजह से याद रही थी। और वैसे गुड, एम्बोलिज्म में फिर उल्टा है कि वहां पे अगर हाई सस्पिशियस है तो आप कंटिन्यू करोगे और यू हैव टू अल्टरनेट सेम कंटिन्यू। टेस्ट रिपीट कर दोगे। वेरी गुड, बिल्कुल। और देखो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ज्यादा लोगों का ग्रुप बैठा होगा जब एग्जाम से पहले डिस्कशन का, तो ये इसी तरह ही की बातें निकलती हैं। और आपको एग्जाम में जाके आप उस चीज को कितना क्लैरिटी से बताते हो। तो इसलिए मेक अ बिगर ग्रुप। 2 लोग भी काफी हैं, लेकिन अगर 5-6 का ग्रुप हो, ताकि जब इस तरह की बातें आप डिस्कस करने से फिर आप एक सोल्यूशन पे पहुंचते हो। और वही फ्रोज वाली बात की, जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स यूज हो जाएं गाइडलाइन में कि इट कैन बी डिसकंटिन्यूड या कंसिडर डूइंग दिस एक्सेट्रा, तो वो चीजें होती हैं जो फिर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो अप्लाई करने की मार्जिन फिर आ जाती है उसमें। ठीक है जी, एक कार्य का मैम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मैम इसको तो जी जस्टिफाई हम कर सकते हैं कि हम उसको हाई सस्पिशन था, इसको कोई मतलब नुकसान तो नहीं है, हम दे देंगे, बजाय एग्जैक्टली कि वो आगे चल के किसी उसमें पड़े बिल्कुल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चली जाए। एग्जैक्टली। एंड सिमिलरली यू कैन जस्टिफाई कि मैंने इसलिए स्टॉप किया बिकॉज इट्स इन द गाइडलाइन ऑल्सो दैट इट कैन बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, यस मैम। और बिल्कुल। मैम सो बोथ वेज, इंट्रावेनस यस। मैम आईवीसी फिल्टर जो होता है उसकी उसका बीच में जिक्र करना है कहीं पे? क्या ये जो बिल्कुल, देखो बात ये कि अगेन इट्स नॉट आवर फील्ड। हमारे साथ इंटरवेंशनिस्ट या फिर फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगे, दे कैन डिसाइड, या ये जो सर्जन होते हैं इसके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के, सो दे कैन ऑल्सो। बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब और थ्रोम्बेक्टमी मैम भी कभी इसको करनी पड़ गई तो वो हमने तो नहीं ना करनी, वो तो फिर जिसका काम है वही करेगा ना। बट हमें पता होना चाहिए, ये आगे जाके खुदा ना खास्ता हो जी मैम। सकता है। मैम और इसको जो 32 वीक्स पर थी, इसको मैम जैसे इन्होंने डॉक्टर सादिया ने बोला कि करेंगे, टर्म तक लेकर जाएंगे, तो इसका मेंशन हम कर दें कि 38 वीक्स तक हम आफ्टर डेक्सा कवर हम उसको प्लान बिल्कुल करेंगे डिलीवरी। ये बिल्कुल बिल्कुल, स्पेसिफिकली बता देंगे तो मैम थोड़ा। और भी बेहतर हो जाएगा। बट ओवरऑल सादिया की मैनेजमेंट वाज रियली वेरी मैम गुड, मैंने इसलिए उसको नहीं बीच मैम में बहुत इंटरप्ट अच्छी नहीं थी। किया था। ये हाँ, मैम क्योंकि ऐसे माइनर चीज क्लियर मैम वही क्लियर और था। पूरा कंप्लीट जवाब दे रही थी, इसलिए इंटरप्ट। बट यस, दिस आल्सो गुड पॉइंट। जी यस मैम। यास्मीन। मैम आपने कहा कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन वहां पे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़े तो हम डॉक्टर अरूबा रहीम को कहाँ से ढूंढे? क्योंकि मैंने फिर मैंने ग्रुप इसीलिए तो बनाया हुआ है, या मुझे कॉल कर लिया करो या अलग से मैसेज कर लिया करो, आई एम अवेलेबल। मैं जब भी देखूंगी अपने वॉइस मैसेज भेज दिया करो, कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन, या अगली क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये इसीलिए तो ये प्रोसेस सारा चल रहा है। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, देन आई एम, मैं अलग से भी नंबर आपके पास होता है, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो क्वेरीज की, एंड देन और यू कैन मेक अ लिस्ट। और अगली क्लास से 10 मिनट में पहले हमेशा क्वेरीज की इसीलिए बात करती हूँ, तो वो तो बिल्कुल इंशाल्लाह। और लेकिन एक्सपर्ट से ज्यादा यू हैव रेफरेंसेस। एक होता है ना कि जब लोग बैठे होते हैं तो लोग रेफरेंसेस भी होते हैं, आपका स्टॉक आर्टिकल्स के भी रेफरेंसेस हैं आपके पास। बट देन अगेन गेस्ट डिस्कशन बहुत सारी चीजों में कि एग्जाम में किस तरह क्या बोलना है, वो बिल्कुल वी कैन, हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। Thank you, madam. Madam, anything on my side? कि madam, something you have to add in the यू management आर वेरी investigation गुड, examination? मुझे अच्छा ये लगा। ऑब्वियसली आगे आपको थोड़ी सी और डिस्कशन हो सकती है अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ओवरऑल यू आर वेरी गुड। थोड़ा सा इसको जैसे कहते हैं ना, पासिंग वाला तो है आपका सिस्टम इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे, जैसे कहते हैं ना 70% या 80% की तैयारी वाला हिसाब रखो, तो उसके अंदर एक तो सीक्वेंस आ रहा, हर चीज का सीक्वेंस। और जैसे बीच बीच में अफरोज ने कहा, देखो जब आपके क्लिनिक पे भी पेशेंट बैठा होता है तो शी नीड्स टू नो द डेट ऑफ द डिलीवरी है, जिस दिन आके उसने दाखिल होना है। आप कह सकते हो कि 38 वीक्स, जैसे अगर किसी के 40 वीक्स बनते हैं 14 मार्च को फॉर एग्जाम्पल, तो उसके 38 वीक्स बन रहे होंगे 1 मार्च को, तो आप कह सकते हो कि 38 वीक्स विच विल बी ऑन द 1 मार्च। अगर आप डेट भी और स्पेसिफाई कर दो, वीक्स भी स्पेसिफाई कर दो, तो वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी पेशेंट को सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि, क्योंकि कई दफा अब एग्जामिनर को भी सुनने में यही कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं इसका मतलब 38 वीक से क्या मतलब था, कि 38 शुरू होगा या खत्म होगा या क्या। तो यू कैन क्विकली कैलकुलेट के 40 वीक्स अगर 14 मार्च को हो रहे हैं तो फर्स्ट को 38 वीक्स हो रहे हैं, तो 2 वीक्स बिफोर हर 40 वीक्स मैं इसको बुला लूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से और बात की जाए तो वो जिसे कहते हैं ना कि क्योंकि हर ही कैंडिडेट तैयारी करके गया होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा और डिफरेंट करने वाली बात है।
और बाकी आई लाइक इट कि आप खुद ही काफी कुछ मेंशन करते रहे, ब्रेस्ट फीडिंग एंड एवरीथिंग, तो वो बड़ा, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया कि एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और इसमें बार बार सबके लिए कि कब हेपरिन बंद करनी है, कब शुरू करनी है, एपिड्यूरल लगेगा या नहीं लगेगा, प्लेटलेट काउंट कब देखना है, किसमें देखना है, किसमें नहीं देखना, वो चीजें प्लीज। और अगर बीच में थ्योरेटिकल सवाल और रखे हुए एग्जामिनर ने या की के अंदर, तो वो यस अबाउट द एंटीडोट, अबाउट कोई हेमरेज हो गया, या पेशेंट को इमरजेंसी सिजेरियन हो गया नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के बीच में, तो फिर हेपरिन का क्या कर रहे थे, मतलब वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए क्विकली मैंने थोड़ा सा स्लाइड पे भी कवर कर दिया। जी नफीसा, लास्ट क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन है लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो पूछ लो। चलो जल्दी से कर लो एंड देन इंशाल्लाह विल फिनिश द हाँ क्लास। मैम, मैंने ठीक। उस दिन वार्ड में एक पेशेंट देखी ना, छोटी सी बच्ची थी ऐसी 20 इयर्स की। तो उसकी जो थी, एक उसकी ऐसी 4 इयर्स बैक उसकी एक लेप्रोटमी हुई थी इंडोमेट्रियोसिस के लिए। उसका सिस्ट जो था वो किसी ने एस्पिरेट किया था, फिर उसके 2 साल बाद उसको दोबारा रिकरेंस हुई थी, फिर उसकी सिस्टेक्टमी हुई थी। उसके बाद अभी वो छोटी सी बच्ची थी 20 इयर्स की, अभी वो थर्ड टाइम एडमिट हम्म। थी इंडोमेट्रियोसिस के साथ, और इस तरह दोबारा उसकी 6 सेंटीमीटर इंडोमेट्रियोमास दी थी स्कैन पे। तो वो तो तीसरी दफा लेप्रोटमी के लिए एडमिट थी। तो मैम मैं इसको पूछ रही थी कि अब ये इतनी छोटी सी बच्ची थी, तो इसका तो प्लान यही होगा ना कि हम इसकी दोबारा सिस्टेक्टमी करें और उसको कंटिन्यू सीयूसीपीस पे डाल दें जब तक वो फिर कंसीव नहीं कर लेती, क्योंकि इसकी तो दोबारा देखो इसी दो तीन ऑप्शंस है नफीसा इसके अंदर। वैसे एंडोमेट्रियोसिस पे मेरे और भी काफी लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन भी, चैनल पे भी। देखो इसके अंदर डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूट इमरजेंसी है फॉर द सर्जरी। कैन शी बी ट्रीटेड विद मेडिकल ट्रीटमेंट? कई दफा मेडिकल ट्रीटमेंट के ट्रायल से भी सिस्ट चली जाती है, इंस्टेड कि आप उसकी सर्जरी करो, आइदर लेप्रोस्कोपी, और ऑब्वियसली लेप्रोस्कोपी इज मच बेटर इन दिस केस, बट हाउएवर लेप्रोस्कोपी वर्सेस लेप्रोटमी, क्योंकि अब एडिशंस इतनी बन चुकी होंगी, प्रॉब्ली आप पूरी वॉल तो निकाल नहीं सकते, तो आप उसको कंटिन्यूस प्राइमुलेट और साथ एरोमेटेज इनहिबिटर का भी रोल है। अगर आप वो दे के 3 months एंड देन 6 months के बाद रिपीट करो, तो सिस्ट at times goes away as well. So you can keep her on the continuous progesterone, keep her amenorrheic, and then उसको off and on आप उसको monitor करते रहोगे till she gets married. आप इस तरीके से उसको लेके चल सकते हो, इंस्टेड के रिपीटेड उसकी सर्जरीज करो। तो अगर उसकी कोई acute emergency नहीं है, तो she can be given the medical treatment also with monitoring. ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. ठीक है, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। यू कैन मेक जी। यास्मीन जल्दी से पूछ लो, आपका लास्ट एक हाथ खड़ा किया। अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेट्रोजोल भी दे रहे हैं साथ में प्रोजेस्टेरोन के, तो फिर एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट उसको मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक होंगी? लेट्रोजोल का पता है किस तरह से होता है? लेट्रोजोल इज एन एक्सपेंसिव मेडिसिन टू गिव लॉन्ग टर्म। आप अगर इसको महीने की भी डोज पे ले जाओ तो हजारों का बन जाता है। इफ अ पेशेंट इज नॉन अफोर्डिंग, तो वो 6 महीने की इतनी लंबी लेट्रोजोल नहीं लेगी। तो प्रोजेस्टेरोन का तो रोल है कंटिन्यूस, इवन गिविंग हर ओनली प्रोजेस्टेरोन ओनली इज ओके। बट व्हाट आई हैव सीन आल्सो इज दैट के अच्छा, इसके अंदर बीडी की डोज नहीं होती है एरोमेटेज इनहिबिटर की। नॉर्मली ओवुलेशन इंडक्शन में हम बीडी की देते हैं, इसके अंदर हम कंटिन्यूस ओडी में देते हैं। ओडी में हम लेट्रोजोल देंगे और साथ प्राइमुलेट, उसको प्राइमुलेट एंड टीडीएस में देंगे। और कंटिन्यूसली फॉर पहले लेट्रोजोल आप उसे 1 month के लिए दो, और प्राइमुलेट कंटिन्यूसली 3 months के लिए एमिनोरेट रखो, उससे भी इफेक्ट अच्छा आ जाता है। जी मैम, ठीक ठीक है है मैम, ना? थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी मुलाकात, सो यू कैन